तो कहानी की शुरुआत एक यूनिवर्सिटी से होती है जहां अचानक ही ज़ॉम्बी वायरस फैल गया था। पहले तो सिर्फ चंद लोग ही तेजी से ज़ॉम्बी में बदले जो बाकी लोगों को काट काट कर इन्फेक्टेड कर रहे थे, और हर गुजरते मिनट के साथ 1 से 5 इंसान ज़ॉम्बी बन रहे थे। ज़ॉम्बीज की तादाद बढ़ती गई और यूनिवर्सिटी में सर्वाइवर्स बहुत ही थोड़े से बच गए, जो भी इस टाइम अपने आप को बचाने की कोशिश में लगे हुए थे। इसी सब के दौरान वो लड़की जो सबसे पहले ज़ॉम्बी में बदली थी, वो अपनी ही क्लास में फेलो सैन्स के ऊपर हमला कर देती है। सैन मुश्किल से अभी उससे बचा ही था कि पीछे से दूसरे ज़ॉम्बी ने उसके ऊपर हमला कर दिया, और उसे बचने के लिए सैन ने उसे अपनी से दूर गिराया और पास पड़ा एक आयरन रॉड उठाते हुए उसके अंदर स्टॉप कर दिया। जब यह ज़ॉम्बी मरने वाला था तो एक चीज हमने यह नोटिस की कि उसके लिए दूसरे ज़ॉम्बी तड़प रही थी, यानी इन ज़ॉम्बीज के दरमियान में इमोशनल कनेक्शन था। अपने आप को बचाते हुए सैन का पूरा ग्रुप अब साइंस फैकल्टी डिपार्टमेंट के अंदर आ जाता है, और नींग जल्दी से अपना फोन चार्जिंग पर लगाकर प्रोफेसर को कॉल करती है और उनसे अपनी मॉम का ख्याल रखने को कहती है। इस दौरान प्रोफेसर उसे उसके भाई नैन के बारे में पूछते हैं, पर नींग बताती है कि वो उनके साथ नहीं है। इससे पहले कि प्रोफेसर और कोई बात कर पाते, नींग फोन काट देती है क्योंकि इनके शोर की आवाज से बहुत सारे ज़ॉम्बीज इस लैब की तरफ अट्रैक्ट हो गए थे। नींग की इस घबराई हुई कॉल से कंफ्यूज हुए प्रोफेसर टीवी ऑन कर न्यूज देखते हैं तो पता चलता है कि बैंकॉक में एक इमरजेंसी लगा दी गई थी क्योंकि बैंकॉक की यूनिवर्सिटी के अंदर ज़ॉम्बी वायरस फैल गया था। अब प्रोफेसर नींग की मॉम के पास जाते हैं और दिखाया जाता है कि नींग की मॉम की हालत बहुत ज्यादा खराब थी, और उनको देखते हुए प्रोफेसर एक एंटीडोट को भी देख रहे थे, पर वो यह एंटीडोट नींग की मॉम को लगाते नहीं है। यूनिवर्सिटी में दिखाया जाता है कि नींग का पूरा ग्रुप लैब की विंडो से होते हुए लैब की बालकनी के अंदर जंप कर देता है, और नींग देखती है कि सामने वाली फैकल्टी बिल्डिंग में उसके भाई नॉन और उसका भी पूरा ग्रुप सरवाइव कर रहा था। उसे देखकर नींग को सुकून होता है और नींग उसे कॉल करती है ताकि वह एक साथ मिलकर यहाँ से भागने का कोई प्लान बना सके। पर इतने में ही ऊपर वाली बिल्डिंग से एक ज़ॉम्बी इनके सामने नीचे गिरता है, जिसे देखकर डरकर ये जोर से चिल्ला देते हैं और ज़ॉम्बीज इनकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। इसके बाद यहाँ से सीन कट होता है और हमें कुछ दिन पहले का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि एक ग्रुप ज़ॉम्बी के बिहेवियर को रिकॉर्ड कर रहा था, पर यह ज़ॉम्बी ओरिजिनल नहीं थे बल्कि एक नकली थी। एक लड़की ज़ॉम्बी होने की एक्टिंग कर रही थी, जबकि दूसरी तरफ हमें दिखाया जा रहा था कि नींग की मॉम बहुत ज्यादा बीमार थी, उनका इलाज नहीं मिल पा रहा था और नींग उनके लिए बहुत ज्यादा परेशान थी। नींग और उसकी फैमिली के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपनी मॉम का इलाज कर सके, इसलिए वो अपने प्रोफेसर के पास आई थी मदद मांगने के लिए ताकि वो उसकी मॉम का इलाज ढूंढ सके। पर प्रोफेसर उसे ही अपनी रिसर्च का हिस्सा बनने के लिए कहते हैं और उसे पैसे भी मिलेंगे और उसकी मॉम की बीमारी का इलाज भी यह ढूंढ लेंगे। प्रोफेसर से बात करने के बाद नींग अपने दोस्त सैन के साथ अपने घर आ जाती है, जहां सैन उनके घर पर एक स्वेटर लटका हुआ देखता है और एकदम से उसके जहन में अजीबोगरीब विजन्स आने लगते हैं। उसे एक लड़की का विजन आता है जिसका मर्डर हो रहा था। वो इन्हीं विजन्स में खोया हुआ था कि यहाँ पे नींग का भाई नैन भी आ गया। अब अपने भाई और अपने फ्रेंड दोनों को ही प्रोफेसर के रिसर्च प्रपोजल के बारे में वो बताती है, और इतने में ही उसे प्रोफेसर की कॉल भी आ जाती है उससे उसका आखिरी फैसला पूछने के लिए। जिसके बाद सीन यहाँ से कट होकर दोबारा प्रेजेंट में आ जाता है, जहां शाम होने के बाद तक भी यह लोग बालकनी में ही छुपे हुए थे। एक ग्रुप यहाँ पर फंसा हुआ था, दूसरा ग्रुप स्टेयर्स पे था। इतने सारे लोग अगर एक साथ जाते तो ज़ॉम्बीज जरूर इनकी आवाजों से अट्रैक्ट हो जाते, इसलिए ये लोग फैसला करते हैं कि ये लोग छोटे छोटे ग्रुप्स में होकर यहाँ से बाहर निकलेंगे। एक ग्रुप यहाँ से भागने के लिए एक प्लान बनाता है कि वह सबसे पहले स्पीकर को ऑन करके सभी ज़ॉम्बीज को आवाजों की तरफ अट्रैक्ट करेंगे और पीछे से भाग जाएंगे। ये लोग एक रेडियो पर जोर से न्यूज चला देते हैं और यहाँ से भागने ही वाले होते हैं, पर इन्हें पता नहीं चलता कि एक ज़ॉम्बी अभी भी दरख्त के ऊपर बैठा हुआ था। एकदम से जंप करके वो नैन के दोस्त के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन नैन जब उसे बचाने की कोशिश करता है तो वो ज़ॉम्बी उसी की टांग पर काट लेता है। बहुत मुश्किल से ये लोग उस ज़ॉम्बी को मारते हुए नैन को उठाकर अपने साथ चलने लगते हैं। इन्हें ये भी डर था कि नैन अब इन्फेक्टेड हो चुका होगा। दूसरी तरफ हमें प्रोफेसर को दिखाया गया जो नींग की मॉम को एक एंटीडोट
एंटीडोट इंजेक्ट कर रहे थे, जबकि यहाँ यूनिवर्सिटी के अंदर इन सर्वाइवर्स के आगे एक और मसला आ गया था, क्योंकि यूनिवर्सिटी की सारी फैसिलिटीज कट कर दी गई थी। ना अब यहाँ पर पानी आ रहा था, ना बिजली आ रही थी, यहाँ तक कि गैस और मोबाइल सिग्नल्स भी यहाँ के डिसेबल कर दिए गए थे। इनके पास एक छोटा सा रेडियो था जिसे चलाकर ये लोग न्यूज सुनते थे, और इन्हें पता चलता है कि ये सुबह को ठीक 10 बजे रेस्क्यू हेलीकॉप्टर्स इन सर्वाइवर्स को इस यूनिवर्सिटी से निकालने के लिए आएंगे। नींग जल्दी से अब यूनिवर्सिटी के कंट्रोल रूम में जाती है और अनाउंसमेंट स्पीकर्स ऑन करके बता देती है कि सुबह होते ही रेस्क्यू टीम हमें रेस्क्यू करने के लिए आएगी। जितने भी यूनिवर्सिटी में सर्वाइवर्स हैं, सुबह होते ही यूनिवर्सिटी के रूफ टॉप पर आ जाइएगा। इससे पहले कि वो अपनी अनाउंसमेंट खत्म कर पाती, यूनिवर्सिटी के जनरेटर्स भी बंद हो जाते हैं। इसी टाइम पर बारिश भी होने लग जाती है, और बारिश के सीन में हमें दिखाया जाता है कि सभी ज़ॉम्बीज निकलकर बारिश में एंजॉय करने लगते हैं। इधर सुबह भी हो जाती है। हम 2 स्टूडेंट्स को देखते हैं जो ज़ॉम्बीज से बचते हुए यूनिवर्सिटी के रूफ टॉप तक जाने की कोशिश कर रहे थे ताकि उन्हें भी रेस्क्यू कर लिया जाए। लेकिन तभी हेलीकॉप्टर की आवाज से बहुत सारे ज़ॉम्बीज अट्रैक्ट हो जाते हैं और इन दोनों के पीछे पड़ जाते हैं। दोनों अपने आप को बचाने के लिए एक ट्रक के अंदर बैठ जाते हैं, पर ज़ॉम्बीज फिर भी इनके पीछे थे। बड़ी मुश्किल से एक लड़का अपने पाँव से ज़ॉम्बी को दूर करता है और ये लोग ट्रक के ऊपर और नीचे छुप जाते हैं। अब तो इन्हें लग रहा था कि ये दोनों मर जाएंगे, पर इनकी किस्मत चलती है और गोली की आवाज की वजह से ज़ॉम्बी दूसरी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और ये दोनों बच जाते हैं। जिसके बाद से हमें सीन कट होकर हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है। हमें नींग की फैमिली को दिखाया जाता है। नन नींग का भाई सैन के न्यू फोन से बहुत ज्यादा जेलस हो रहा था और वह अपनी मॉम को भी बता देता है कि यह उसने अपने दोस्त के पैसों से लिया है, पर नींग कहती है कि यह उसने अपनी सेविंग से लिया है। नैन की मॉम उसे भी तसल्ली देती है कि मैं तुम्हारे लिए भी एक नया फोन ले आऊंगी। ये कहकर वह काम के लिए निकल जाती हैं और हमें पता चलता है कि वह फूड डिलीवरी करने का काम करती थी। लेकिन इस टाइम वह किसी होटल में नहीं गई थी, बल्कि जाकर एक अजीब आदमी से मिली थी, जिससे मिलकर उन्होंने कहा कि मुझे लेटेस्ट और सेम मॉडल के 2 से 3 फोन चाहिए। यह सुनकर वो लड़का हंसता है और उससे पूछता है तो फिर क्या तुम तैयार हो? नींग की मॉम हाँ कर देती है, जिसके बाद उसके मुंह पर एक काला कपड़ा चढ़ाकर उसे एक खुफिया जगह पर लाया जाता है। उसे एक साइंस लैब के अंदर लाया गया था। वो स्टोर रूम में जाती है अपने कपड़े चेंज करने के लिए, पर तभी उसे किसी की चिल्लाने की आवाज आती है। आवाजों का पीछा करने के लिए जब वो गई तो उसने देखा कि वहाँ पर एक लड़की नीचे गिरी हुई थी, जिसका बहुत ज्यादा खून निकल रहा था, और सामने ही नींग का दोस्त सैन खड़ा था, जिसे वो पुकारती भी है। यह वही सीन है जिसे हमने सैन के फ्लैशबैक में भी देखा था। सैन तो इस टाइम कुछ नहीं बोलता, लेकिन यहाँ पर उसका दूसरा दोस्त जो नींग की मॉम के पीछे पड़ जाता है। नींग की मॉम यहाँ से भागने की कोशिश करने वाली थी, पर जो खुद ही नीचे गिर गया और उसकी हालत खराब होने लगी। उसकी आंखें बदल गई और उसके पूरे मुंह के नसें फूलने लगी। उसकी बॉडी में झटके लगने लगे थे और नींग की मॉम उसे संभालने की कोशिश कर रही थी। अब सब सैन के पीछे पड़ जाते हैं कि आखिर उसने इस लड़की के साथ किया क्या था। जिसके बाद सीन कट होता है। हम नींग की मॉम को एक आदमी के साथ एक मीटिंग रूम के अंदर देखते हैं। पता चलता है कि वो भी एक साइंटिस्ट था और इस टाइम इनकी मीटिंग एक बहुत बड़े बिजनेसमैन से हो रही थी। नींग की मॉम बताती है कि उसकी यह हालत ड्रग्स के ओवरडोज की वजह से हुई थी। उसको स्टेबल करने के लिए नींग की मॉम ने उसे एक एनासोंग नाम का वैक्सीन से इंजेक्ट किया था, जो वैक्सीन अभी तक पूरी कंप्लीट नहीं हुई थी और उसके साइड इफेक्ट के बारे में भी कोई कुछ नहीं जानता था। नींग की मॉम की इस गलती की वजह से उन्हें इस प्रोजेक्ट से निकाल दिया जाता है और यहाँ पर सख्त इंस्ट्रक्शन भी दी जाती हैं कि जो की हालत ठीक होने के बाद भी जो को इस लैब से निकालने की इजाजत नहीं होगी। जो को अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाएगा कि उसे एंटीडोट का साइड इफेक्ट जो पर कैसे हो रहा है। अब बाकी डॉक्टर यहाँ से चले जाते हैं और जो के ग्रैंडपा नींग की मॉम से कहते हैं अथॉरिटीज तो तुम्हें इस प्रोजेक्ट से निकाल चुकी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम इसी का हिस्सा रहो और मैं यह कर भी सकता हूँ। नींग की मॉम पहले बहुत शर्मिंदा थी और अब वो उस वैक्सीन को उठाकर जो कि ग्रैंडपा के सामने अपनी ही बॉडी में इंजेक्ट कर लेती है और कहती है कि इस वैक्सीन के अब जो भी साइड इफेक्ट होंगे वह मुझे भी होंगे और मैं उनको ठीक करने का रास्ता भी निकाल ही लूंगी, लेकिन मुझसे एक वादा करें, अगर मैं इस वैक्सीन का एंटीडोट ना ढूंढ पाई तो आप मेरे बच्चों को कुछ नहीं करेंगे, और अगर मैंने इस वैक्सीन का एंटीडोट ढूंढ निकाला तो आप मुझे और मेरे बच्चों को अबॉर्ड शिफ्ट कर देंगे। टेंशन और गम से टूटी हुई नींग की मॉम अब घर आती हैं और रो ही रही होती हैं, तो नींग उनसे पूछती है मॉम क्या हुआ। मॉम अपनी बेटी से ही झूठ बोलती हैं और कहती हैं कुछ नहीं, बस मेरे होटल वालों से लड़ाई हो गई है। खैर इसके बाद सीन कट हो जाता है और हम दोबारा यूनिवर्सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी सर्वाइवर्स थे। नान देखता है कि इस रूम के बाहर
बाहर से ज़ॉम्बीज का एक पूरा ग्रुप गुजर रहा था, जिनकी वो वीडियो अपने कैमरे में बनाने लग जाता है और सारे सर्वाइवर्स उन्हें देखने के लिए आ जाते हैं। सैन इस टाइम टेम्परेचर नोटिस करता है जो कि 25 डिग्री था। यह देखते हुए सैन सबको बताता है, मुझे लगता है कि ये ज़ॉम्बीज आम ज़ॉम्बीज नहीं है, इनके साथ जरूर कुछ ऐसा अजीब है जो हम नहीं जानते। सुबह जब टेम्परेचर 31 था तो ये लोग पागल हुए थे और अब कम टेम्परेचर है, ये लोग बहुत रिलैक्स हैं। साथ ही ज़ॉम्बी बनने के बावजूद इनका इमोशनल कनेक्शन है। देखा नहीं था जब पहले ज़ॉम्बी मर रहा था तो हमारी ही क्लास फेलो जैन जो ज़ॉम्बी बनी थी वो उसके लिए कितना तड़प रही थी। ये सब लोग भी ज़ॉम्बीज के बिहेवियर के बारे में सोचने लग जाते हैं और इस तरह बहुत ही मुश्किल से यहाँ पर रात गुजारते हैं। सुबह होते ही इन्हें रूफ टॉप पर भी जाना था। सुबह होती है, यह लोग क्लीनिंग सेक्टर में जाकर वहाँ से बहुत सारे टूल्स उठा लेते हैं क्योंकि ये जानते थे कि कभी भी इनके रास्ते में ज़ॉम्बीज आ सकते हैं जिन्हें इन्हें मारना पड़ेगा। जैसे ही ये लोग ऊपर जाने लगे तो इन्होंने देखा कि जितने भी लोग ज़ॉम्बी बने थे वो सुबह होते ही अपनी अपनी ड्यूटीज पर वापस आ गए थे। जैसे सफाई करने वाले यहाँ की सफाई करने लगे थे, लाइब्रेरियन बुक्स ठीक कर रही थी और जो स्टूडेंट्स थे वो पढ़ने के लिए बैठ गए थे। जैसे ज़ॉम्बीज बनने के बावजूद इन सब का दिमाग काम कर रहा था। लाइब्रेरी से छुपकर ये लोग निकलने की कोशिश करते हैं पर इतने में ही एक लड़की का फोन रिंग कर जाता है। ज़ॉम्बीज उसके तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। वो लड़की अपने आप को बचाने के लिए यहाँ से भागने की भी कोशिश करती है पर ज़ॉम्बी उसकी टांग पर बाइट कर देता है और फिर खड़ा होकर उसकी नेक पर बाइट करता है। इस दौरान उसकी दोस्त उसे बचाने की कोशिश कर रही थी और पूरा ग्रुप उसके आगे चला गया था। जब उसके ग्रुप ने देखा कि उसकी दो दोस्त मुसीबत में हैं, तो वो वापस उसे बचाने के लिए आते हैं, लेकिन तब तक देखते हैं कि दूसरे दोस्त के ऊपर भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज हमला कर चुके हैं और पहली वाली दोस्त भी अब ज़ॉम्बी बनकर उन्हीं के पीछे पड़ गई है। अपनी ही ज़ॉम्बी बनी दोस्त से बचकर जब ये लोग भागते हैं ऊपर स्टेयर्स की तरफ जाने के लिए तो बहुत सारे और ज़ॉम्बीज इनके पीछे पड़ जाते हैं जिनसे ये लोग लड़ते हैं अपने पास मौजूद वेपन से। अब नींग और उसके साथ जो साथी ऊपर पहुंच गए थे उन्होंने हेलीकॉप्टर को भी आते देख लिया था और वह जल्दी से हेलीकॉप्टर को इशारा कर रहे थे अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। उसी टाइम लिंक को ख्याल आता है अपने छोटे भाई का और उसे देखने के लिए वो स्टेयरकेस में दोबारा चली जाती है, जबकि ज़ॉम्बी बनी हुई उनकी वो साथी अब उन दो लड़कों के पीछे पड़ चुकी थी जिन्हें हमने पहले ट्रक में छुपते हुए देखा था। इस ज़ॉम्बी से बचने के लिए ये दोनों पूल में जंप कर देते हैं और वो ज़ॉम्बी भी पूल में ही जंप कर देती है। काफी देर तक ये अपना सांस रोके रखते हैं जब तक कि ज़ॉम्बी पानी में बेहोश नहीं हो जाती। रूफ टॉप पर दिखाया जा रहा था कि नाइंग का पूरा ग्रुप आ चुका है दूसरे स्टेयरकेस से, जिसे अभी तक नींग पिछले वाला स्टेयरकेस में ढूंढ रही थी। अचानक से नींग के ऊपर एक ज़ॉम्बी की नजर पड़ जाती है और नींग अभी उससे बचने की सोचती ही है और अगले ही सेकंड पूरा ज़ॉम्बी का एक झुंड सीढ़ियों पे तेजी से चढ़ता हुआ उसे नजर आता है। वो जानती थी कि ज़ॉम्बी ऊपर वाले सर्वाइवर्स को मार देंगे। जल्दी से जाकर वह सबको बचने को कहती है। नींग की बात मानते हुए सभी लोग दूसरे स्टेयरकेस की तरफ उतरना शुरू करते हैं कि ज़ॉम्बीज भी रूफ टॉप पर पहुंच जाते हैं और हेलीकॉप्टर भी आ जाता है। हेलीकॉप्टर यहाँ आते ही ज़ॉम्बीज को शूट करने लगता है, यह भी जाने बगैर कि यहाँ पर सर्वाइवर्स हैं या ज़ॉम्बी। और यह देखते हुए सभी लोग सोच में पड़ जाते हैं कि क्या यह हेलीकॉप्टर उनको रेस्क्यू करने के लिए आया था या सबको ही मारने के लिए आया है। इधर हमें दिखाया जाता है कि पाओ, जिसके ऊपर उसी की ज़ॉम्बी बनी दोस्त ने हमला कर दिया था, सबको लग रहा था कि वह इन्फेक्टेड हो चुका है और उसे ग्रुप से निकाल देना चाहिए, पर पाओ का भाई और दोस्त इन सबको यकीन दिलाते हैं कि वो इन्फेक्टेड नहीं हुए थे। उसके ऊपर तो बस वैसे ही खून लगा हुआ था जिसकी वजह से सबको ऐसा लगा कि वो इन्फेक्टेड हो चुका है। खैर यह पूरा ग्रुप अब आगे बढ़ने लग जाता है और तभी दूसरी तरफ से ये लोग अपनी दूसरी ज़ॉम्बी दोस्त को आता हुआ देखते हैं और अजीब बात यह होती है कि पाओ उस ज़ॉम्बी के साथ अपना इमोशनल कनेक्शन फील करता है और इस चीज से उन सबको शक होता है, पर ताकत मिलने लगती है कि सच में पाओ इन्फेक्टेड ही हुआ होगा। इससे पहले कि वह ज़ॉम्बी के करीब जाता, पीछे से उड़ती हुई एक एक्स आकर उस ज़ॉम्बी के सर में लग जाती है। दिखाया जाता है कि यह सर्वाइवर्स के दूसरे ग्रुप ने मारी थी और अब ये सारे सर्वाइवर्स एक साथ मिल चुके थे। जिसके बाद सीन यहीं से कट होकर हमें दोबारा पास्ट का सीन दिखाया जाता है, यानी आज से 4 महीने पहले, जब नींग प्रोफेसर के साथ लाइब्रेरी में काम करने लग गई थी। अपना काम खत्म होने के बाद वो प्रोफेसर को मैसेज करती है और अपने एक्सपेरिमेंट्स को फ्रीजर में रखकर चली जाती है। जिसके बाद वह जाकर खुद प्रोफेसर से मिलती है और कहती है, आप कब करेंगे मेरी मॉम का इलाज, कब ढूंढेंगे उनकी बीमारी का सेशन। दिन ब दिन उनकी हालत बिगड़ती जा रही है और हमारे पास कुछ भी नहीं है उन्हें ट्रीट करने के लिए। प्रोफेसर उसे यकीन दिलाते हैं कि हम जल्द ही कोई रास्ता निकालेंगे। नींग को एक और प्रॉब्लम थी, वो नहीं चाहती थी कि किसी भी इंसान को एक्सपेरिमेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाए, पर प्रोफेसर उसे कहते हैं, तुम्हें
तुम्हें जितना काम दिया गया है तुम उतना ही करो। फिर यह एक्सपेरिमेंट मंकीज पर करना है, रैट्स पर करना है या ह्यूमंस पर, ये फैसला करना अथॉरिटीज का काम है। ना कि यहाँ से जाते ही प्रोफेसर के रूम में वह आदमी भी आ जाता है जो नींग की मॉम को पहली मर्तबा साइंस लैब के अंदर लेकर गया था। वो प्रोफेसर से कहता है कि जो की हालत काफी खराब हो चुकी है और तुम्हें जल्दी एंटीडोट ढूंढना होगा, नहीं तो जो के ग्रैंडपा और डैड सिर्फ हमें ही नहीं हमारी कंपनी को भी तबाह कर देंगे। गुस्से में वह आदमी प्रोफेसर को कहकर जाता है कि तुम्हारे पास इस काम को खत्म करने के लिए सिर्फ 3 दिन है और आज के बाद तुम नींग की भी हेल्प नहीं ले सकते, तुम्हें सब काम खुद करने होंगे। सीन दोबारा कट होकर हमें प्रेजेंट में सर्वाइवर्स को दिखाया जाता है। यूनिवर्सिटी के अंदर जो खाने पीने के लिए यूनिवर्सिटी के जिम के अंदर जाते हैं और खाना वगैरह खाने के बाद उन्हें दोबारा से वही टेंशन सताने लग जाती है कि वे यूनिवर्सिटी से निकलेंगे कैसे, क्योंकि मिलिट्री भी उन्हें रेस्क्यू करना नहीं चाहती थी। यह बात तो उन्होंने अपनी आंखों से देख ली थी। अब जो भी करना था उन्हें ही करना था। प्रोफेसर भी इस टाइम रिसर्च करने में लगे हुए थे और तभी उन्हें ऑफिस के एक साइंटिस्ट की रिसर्च मिलती है जिसके अंदर बहुत सारे जेलीफिश की पिक्चर्स थी। वो पूरी रिसर्च करते हैं और फिर जेलीफिश पर खुद भी रिसर्च करते हैं और उन्हें पता चलता है कि दुनिया में कुछ ऐसी जेलीफिश भी हैं जिनके अंदर इमॉर्टल पावर है, यानी वह कभी नहीं मरती। और फिर जल्दी से जाकर वो उस आदमी को जो उन्हें रिसर्च कंप्लीट करने का चैलेंज देकर गया था उससे जेलीफिश मंगवा लेते हैं। दूसरी तरफ प्रेजेंट में दोबारा हमें सर्वाइवर्स को दिखाया जाता है जो यूनिवर्सिटी से निकलने के बारे में सोच रहे होते हैं। तभी सैन अपने कैमरे में बनाए ज़ॉम्बीज की वीडियो दिखाता है और सभी लोग एक चीज नोटिस करते हैं कि सारे ज़ॉम्बीज एक ही डायरेक्शन में जा रहे थे, ना कि इधर उधर, जैसे वो किसी के इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहे हो। और इस चीज से उन्हें पता चलता है कि जरूर यहाँ पर कोई ज़ॉम्बीज का लीडर भी है, कह ले कि कोई क्वीन ज़ॉम्बी भी है। जैसे बीज और बग्स की भी अपनी क्वीन होती है और सारे बीज और बग्स अपनी क्वीन का इंस्ट्रक्शन पर चलते हैं। एक लड़की कहती है कि अगर हम इनके लीडर को या क्वीन को ढूंढ ले तो उसे मारकर हम इन सारे ज़ॉम्बीज को मार सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं। फिर कुछ दिन बाद प्रोफेसर जाते हैं अपनी ही यूनिवर्सिटी में काम करने वाली एक ओल्ड लेडी के पास। वो उनसे कहते हैं कि मैं आपकी बढ़ती हुई उम्र को रोक सकता हूँ और बढ़ती उम्र के साथ आने वाली सारी बीमारियों का इलाज भी कर सकता हूँ, बस मुझे इसके लिए आपको एक इंजेक्शन लगाना होगा। शर्त ये है कि जब मैं इंजेक्शन लगा दूंगा तो आपको इंजेक्शन लगने के बाद चाहे कुछ भी हो जाए आप डॉक्टर के पास नहीं जाएंगी, आप मेरे पास आएंगी। ये बात सुनकर वो ओल्ड लेडी थोड़ा घबरा जाती है, पर जब प्रोफेसर उनसे कहते हैं कि आपको इंजेक्शन लगने के बदले एक बहुत बड़ी अमाउंट दी जाएगी तो वो औरत मान जाती है। इस ओल्ड लेडी के साथ साथ प्रोफेसर ने और भी बहुत से लोगों को इस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनने के लिए मना लिया था। और रात को जब वो सीक्रेटली सबको अपनी लैब में लेकर जा रहा था तो तब जीन नाम का एक लड़का उन्हें देख लेता है और प्रेजेंट में हमें दिखाया जाता है कि जिन को वो पूरा इवेंट याद आ रहा था। जैसे जीन को समझ आ रहा था कि ज़ॉम्बी वायरस की ये वजह जरूर उस दिन प्रोफेसर का किया हुआ एक्सपेरिमेंट है। अभी वह यह सब सोच ही रहा होता है कि कुछ लोग खड़े होकर कहते हैं हम हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते, हमें ज़ॉम्बीज के लीडर को ढूंढना होगा और उसे मारना ही होगा। इसलिए कुछ लड़कों का एक ग्रुप ज़ॉम्बीज के पास जाने का डिसाइड करता है ताकि छुपकर उनकी वीडियो बनाई जा सके और ऑब्जर्व किया जा सके कि आखिर उनका लीडर है कौन। नैन भी उस ग्रुप का हिस्सा बन जाता है। नींग के मना करने के बावजूद भी छुपते हुए ये लोग ऑडिटोरियम के बाहर खड़े हो जाते हैं और ऑडिटोरियम के अंदर मौजूद सभी ज़ॉम्बीज की वीडियो बनाते हैं और दिखाया जाता है कि सभी के सभी ज़ॉम्बीज उस ओल्ड लेडी को फॉलो कर रहे थे। यहाँ तक कि जैसे जैसे वो ओल्ड लेडी हाथ भी हिला रही थी वो ज़ॉम्बीज भी बिल्कुल वैसे ही कर रहे थे। जिनको भी यह लेडी याद थी जो प्रोफेसर के साथ थी, वह समझ गया कि यही लेडी उनकी लीडर है और इसी को उन्हें मारना होगा। इतनी देर में ही हमें अब पाओ को दिखाया जाता है जिसके बारे में सबको शक था कि वो इन्फेक्टेड हो चुका है और अब वो अपनी एक दोस्त के ऊपर हमला भी कर देता है। सभी बहुत मुश्किल से उससे अपने दूसरे दोस्तों को छुड़वाते हैं और यहाँ पाओ का भाई बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो जाता है और सब लोगों से कहता है कि पाओ ने यह सब इसीलिए नहीं किया क्योंकि वो इन्फेक्टेड है, बल्कि वो इन्फेक्टेड नहीं है, बस उसकी मेंटल कंडीशन अच्छी नहीं है जिसकी वजह से वो ऐसी हरकतें कर रहा है। पाओ के इस बिहेवियर को देखते हुए सब लोग पाओ को जाकर एक रूम में बंद कर देते हैं और जिस लड़के पर उसने हमला किया था उसे एक और जगह रख देते हैं। पर एक लड़की को पाओ पर तरस आ जाता है और वो जब पाओ को जाकर खोलने की कोशिश करती है
पाओ उससे कहता है, देखो हमसे अच्छा तो यह ज़ॉम्बीज हैं, कम से कम एक साथ तो हैं, और हमें देखो हम अलग अलग होकर चलते हैं। मुझे इंसानों का ये बिहेवियर बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए मैं भी ज़ॉम्बीज बनने जा रहा हूँ। यह बात सुनकर उस लड़की को समझ आ जाता है कि उसका भाई जिन बिल्कुल ठीक कह रहा था कि पाओ की मेंटल कंडीशन बिल्कुल ठीक नहीं है। वो भी पाओ को छोड़कर चली जाती है और थोड़ी देर बाद जब जीन और उसका पूरा ग्रुप यहाँ वापस आता है तो देखता है कि पाओ ने जिस लड़के के ऊपर हमला किया था अब उसके सर के अंदर एक कुल्हाड़ी थी, जो जरूर पाओ ने ही उसे मारी होगी, क्योंकि उस लड़की ने पाओ को खोल दिया था और वह लड़का ज़ॉम्बी में बदल रहा था। सब लोग ये देखकर घबरा जाते हैं और यहाँ ग्रुप में मौजूद एक लड़का जिसके पास गन थी वो इस आदमी को शूट करके मार देता है और फिर ये लोग पाओ को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, जो कि ऑडिटोरियम के अंदर जाकर शोर मचाने लग जाता है और ज़ॉम्बीज को कहने लगता है, आओ मेरे पास, मुझे काट दो, मैं आप लोगों के ग्रुप में शामिल होना चाहता हूँ। उसकी आवाज सुनकर उसका ग्रुप उसे बचाने आ जाता है और ग्रुप का एक लड़का जो नहीं चाहता था कि पाओ जिंदा रहे वो तो उसे शूट ही करने वाला होता है, लेकिन ग्रुप के बाकी लोगों ने बचा लिया। ऐसे यहाँ पर शोर हुआ और सारे ज़ॉम्बीज उस ग्रुप की तरफ अट्रैक्ट हुए। पूरा ग्रुप अपने आप को बचाने के लिए इधर उधर भागने लग जाता है, पर जिस लड़के के हाथ में गन थी वो वहीं खड़ा रहता है ज़ॉम्बीज से लड़ने के लिए। एक एक करके वो ज़ॉम्बीज को मारता ही जा रहा था, पर गन में भी उसके बुलेट ज्यादा नहीं थी। जल्दी वो खत्म हो जाते हैं और वो इन ज़ॉम्बीज के दरमियान फंस जाता है। नींग और सैन जाकर वहाँ से पाओ को उठा लेते हैं और वह लड़का अकेले ही अपने हाथ में पकड़े हुए एक दूसरे वेपन से ज़ॉम्बीज को मारने लग जाता है, लेकिन वो पॉइंट पे आ जाता है जब ज्यादा ज़ॉम्बीज उसके ऊपर हावी हो जाते हैं। ये देखते हुए जैन एक इमोशनल डिसीजन लेता है, अपने आप को बचाने के बजाय उस लड़के को बचाने का सोचता है और बाकी सारे ज़ॉम्बीज को मारते हुए उस लड़के को बचा भी लेता है। नींग जोर से चिल्लाती है, पागल हो गए हो तुम लोग, ये वक्त इमोशनल डिसीजन लेने का नहीं है, इधर मेरे पीछे आओ। ये कहकर वो सबको भागते हुए यूनिवर्सिटी के लैब के अंदर ले आती है। वो लड़का जो पहले पाओ को मारना चाह रहा था और फिर बाकी सारे ज़ॉम्बीज को मार कर आया था, वो अभी भी गुस्से में था। नींग नोटिस करती है कि ज़ॉम्बीज ने उसके कंधे पर बाइट कर लिया था और जरूर वो भी इन्फेक्टेड हो गया होगा। इस टाइम वो कुछ बोलती नहीं और वो लड़का गुस्से में था। वो कहता है कि मैंने कहा था कि पाओ को बांध के रखो, देखो इसकी वजह से कितनी जाने मुसीबत में आ गई, और ये सैन इसे इमोशनल डिसीजन लेने की क्या जरूरत थी। वो इतने गुस्से में था कि अपनी दूसरी बंदूक निकालकर वो 2 से 3 गोलियां सैम के सर में मार देता है और उसके बाद पाओ को भी एक शूट कर देता है और आखिर में फिर वो अपने सर पर भी बंदूक रखकर अपनी जान ले लेता है। ये सब इतने कम टाइम में हुआ था कि किसी को भी रोकने का मौका ही नहीं मिला। नींग तो खुद शौक में खड़ी थी और डैन यहाँ पर अपने दोस्त के मरने पर जोर जोर से रो रहा था। नींग बैठकर डैन को हौसला देती है, जिसके बाद एकदम से डैन को याद आता है कि एक मर्तबा सैंग ने उसे बताया था कि नींग प्रोफेसर के साथ मिलकर एक सीक्रेट एक्सपेरिमेंट के लिए काम कर रही है। वो लोग एक ऐसी मेडिसिन बनाना चाहते हैं जो नींग की मदर का इलाज कर सके। बस ये सोच उसके दिमाग में आई थी कि अब डॉट से डॉट मिलने लगे। उसने कुछ दिन पहले ही तो देखा था कि प्रोफेसर के रूम के बाहर यूनिवर्सिटी के काफी सारे स्टाफ मेंबर थे जो काफी गरीब भी थे और उसमें वो ओल्ड लेडी भी थी, वही ओल्ड लेडी जिसके बारे में इनका ख्याल है कि वो ज़ॉम्बीज की लीडर है। डैन के दिमाग में ये बात कंफर्म होने लग जाती है कि यह ज़ॉम्बी वायरस जरूर प्रोफेसर के किए हुए एक्सपेरिमेंट का नतीजा है। उसके ये सोचते ही सीन दोबारा पास्ट में चला जाता है और हमें दिखाया जाता है कि प्रोफेसर ने एक छोटी सी जेलीफिश के जरिए नींग की मदर का इलाज करने के लिए मेडिसिन बनाई, पर कौन जानता था कि एक छोटी सी जेलीफिश की वजह से इतने सारे इंसान ज़ॉम्बीज बन जाएंगे। असल में प्रोफेसर के ऊपर जो की फैमिली की वजह से बहुत ज्यादा प्रेशर था। दिन रात जागकर वह एक्सपेरिमेंट की तैयारी कर रहे थे। ऐसे में उन्होंने ये चीज सोची ही नहीं कि उन्हें पहले अपने इन एक्सपेरिमेंट्स को छोटी छोटी चीजों पर, जिस तरह रैट्स या मंकी के ऊपर टेस्ट करना चाहिए। उन्होंने भी रिजल्ट देखने के लिए इंसान के ऊपर ही फौरन टेस्ट कर दिया। फिर जितने भी लोगों को उन्हें वैक्सीन इंजेक्ट की, उन सब से कहा कि अगर कोई भी उनकी तबीयत में खराबी हो तो वह उन्हें आकर चेक करवाएं। पहले कुछ दिन तो बिल्कुल ठीक से चले गए, लेकिन फिर हर गुजरते दिन के साथ वो लोग जिन्होंने वैक्सीन लगाई थी उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। उन्हें चक्कर आने लगते हैं, हेल्यूसिनेशन होने लगे और एक दिन तो हद ही हो गई। उस ओल्ड लेडी को अपने कमर पर से कुछ चिपचिपा लिक्विड सा आता महसूस हुआ, इसलिए वो फौरन प्रोफेसर के पास आई। प्रोफेसर ने उन्हें चेक किया तो उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी। वो ओल्ड लेडी पूछती है कि आखिर मुझे हुआ क्या है। प्रोफेसर कहते हैं इसका जवाब मैं अभी नहीं दे सकता, मुझे आपका ब्लड टेस्ट करना होगा। एक आध दिन बाद जब ब्लड रिपोर्ट आती है तो प्रोफेसर खुद शॉक हो जाते हैं। उस लेडी के ब्लड के अंदर बहुत से पैरासाइट्स देखे गए और इन पैरासाइट्स को देखकर वो खुद शॉक हो गए। ऐसा कैसे हो सकता था कि किसी इंसान की बॉडी
के अंदर पैरासाइट्स हों। अभी वो ये सब सोच ही रहे थे कि उन्हें एक ईमेल रिसीव हुआ। जो जेलीफिश उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए मंगवाई थी उनमें से कुछ जेलीफिश इन्फेक्टेड थी। वो समझ गए कि उन्होंने वो वैक्सीन बनाने के लिए जिन जेलीफिशेस का इस्तेमाल किया था उनके अंदर ही वो पैरासाइट थे, और वही पैरासाइट वैक्सीन के जरिए इंसानों की बॉडी के अंदर गए, और वहां जाते ही उन्होंने अपनी तादाद बढ़ानी शुरू की। प्रोफेसर की इस शॉक मोमेंट के साथ ही सीन्स दोबारा प्रेजेंट में शिफ्ट हो जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि नींग इस टाइम लैब के अंदर ही बैठी हुई प्रोफेसर के पूरे एक्सपेरिमेंट को रीड कर रही थी। उसे पता चलता है कि जेलीफिशेस के अंदर अपने आप को रीजनरेट करने की पावर होती है और कुछ इमॉर्टल पावर्स भी होती हैं, यानी कि जेलीफिशेस अपने अंदर की किसी भी बीमारी को खुद ब खुद हील कर सकती हैं, ठीक कर सकती हैं और बहुत लंबी जिंदगी भी जी सकती हैं। और कभी कभार तो कुछ जेलीफिशेस मरती भी नहीं। बस यही चीजों को जानते हुए प्रोफेसर अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। गलती उनसे यहाँ पर ये हुई कि उन्होंने खुद टेस्ट नहीं किया कि ये जेलीफिशेस खुद किसी बीमारी से या किसी वायरस से इन्फेक्टेड तो नहीं। ये सारी बातें जानकर अब नींग को भी अफसोस हो रहा था। ये सब बातें करते हुए नींग के दिमाग में एक और आइडिया आया था। वो डैन से कहती है कि अगर मुझे उस वैक्सीन का फॉर्मूला पता चल जाए तो हम इन सारी चीजों को ठीक कर सकते हैं, एक एंटीडोट बना सकते हैं, एक सही जेलीफिश का इस्तेमाल करते हुए। पर मसला ये था कि प्रोफेसर ने उस वैक्सीन का फॉर्मूला अपनी डायरी में लिख के अपने सेफ लॉकर में रख दिया था, और लॉकर का पासवर्ड तो इन दोनों को आता ही नहीं था। इन्हीं सब बातों के दौरान उन्हें यहाँ पर पड़ी हुई एक यूएसबी दिखती है। डैन कहता है हमें इस यूएसबी को चेक करना चाहिए, हमें कोई ना कोई क्लू मिल जाएगा, या तो वैक्सीन बनाने का या फिर इसको खोलने का। यूएसबी चलने के लिए इन्हें कंप्यूटर चाहिए था, जिसके लिए इन्हें लैब से बाहर जाना पड़ता। लेकिन अब बड़ी मुसीबत आ गई थी। बाहर मौजूद सैन, जिसको ये लोग मार कर आए थे, वो दोबारा जिंदा हो चुका था एक ज़ॉम्बी बनकर। इससे ये लोग कैसे लड़ते? तब नींग को याद आता है वो गन जिससे इनके साथी ने इनके दोस्त को मारा था। डैन कहता है मैं सैन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करूंगा, तुम बाहर जाकर वो गन ले आना। नींग डैन की बात मान जाती है। डैन सैन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और नींग गन उठाने ही वाली होती है, पर कांपते हाथों से गन दोबारा नीचे गिर जाती है और सैन उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। इससे पहले कि वो नींग को मार देता, डैन आकर उसे पीछे से पकड़कर खूब पंच करता है, और इस खतरनाक माहौल में नींग का भी डर खत्म हो जाता है और वह भी ट्रिगर दबाते हुए अपने ही दोस्त सैन को मार देती है। जिसके बाद ये लोग लैब के अंदर आकर अपनी बॉडी से ब्लड साफ करते हैं, जबकि दूसरी तरफ हमें बाकी सभी सर्वाइवर्स को दिखाया जाता है जो बहुत मुश्किल से सारे ज़ॉम्बीज से बचकर आए थे। लेकिन इस टाइम वो बहुत ज्यादा उदास थे क्योंकि उन्होंने अपने काफी सारे साथियों को खो दिया था जिन्हें ज़ॉम्बी मार चुके थे, और साथ ही साथ डेन और नींग के बारे में तो इन्हें कुछ पता ही नहीं था। फिलहाल इनके लिए बड़ी बात यही थी कि इन्हें ज़ॉम्बीज को लड़ना था और या मारना था, और उसका तरीका ये लोग ढूंढ नहीं पाए। जो वीडियोस अब ये लोग बना कर लाए थे, ये लोग उन वीडियोस को गौर से देख रहे होते हैं। नैन देखता है कि एक ज़ॉम्बी ने उनके एक साथी को काटा था, और उसके काटने के बाद ही उनका साथी उस ज़ॉम्बी के साथ ऐसे इमोशनल कनेक्शन बना रहा था जैसे वो उसका ही बेटा हो। ये नोट करते हुए ये लोग कंक्लूजन निकालते हैं कि अगर कोई ज़ॉम्बी दूसरे ज़ॉम्बी को मारे तो वो उसका डिसेंडेंट हो जाता है, यानी उसका ही बच्चा बन जाता है। उनके दरमियान ऐसा इमोशनल रिलेशन बन जाता है कि टीचर स्टूडेंट के दरमियान में होता है या फिर एक माँ बेटी के दरमियान में। एक और चीज इन्होंने ये नोटिस की कि इन सारे ज़ॉम्बीज में सिर्फ वो क्लीनिंग लेडी ही थी जो खुद से कोई भी मूव कर रही थी या कहीं भी जा रही थी। उनके जाने के बाद पहले कुछ लोग उनको फॉलो करते थे, फिर कुछ लोग और फिर कुछ लोग, जैसे हायरार्की में कोई काम कर रहा हो। यह लोग समझ गए कि पहले जिन जिन लोगों के क्लीनिंग लेडी ने काटा उसका कनेक्शन क्लीनिंग लेडी से बना, फिर उन्होंने जिसको काटा उनका कनेक्शन उसके साथ बना, और ऐसे ही ये सारे लोग किसी न किसी तरह से क्लीनिंग लेडी के साथ ही कनेक्टेड थे। ये सारी थ्योरी बनाने के बाद इन्हें एक चीज समझ नहीं आती कि आखिर वो क्लीनिंग लेडी पहली मर्तबा ज़ॉम्बी कैसे बनी होगी। बाकी सबकी तो चलो उन्होंने ज़ॉम्बी बना दिया। तभी एक लड़का याद करवाता है कि वो क्लीनिंग लेडी नेचुरल साइंस फैकल्टी के अंदर काम करती थी जहाँ पर नींग भी पड़ती थी। यह लोग मेन रीजन तक पहुँचने ही वाले थे, पर बात इन्होंने खुद ही गोल कर दी। एक लड़के ने कहा यह जानना जरूरी नहीं है कि वो ज़ॉम्बी कैसे बनी, अभी हमारे लिए ये जरूरी है कि हम उन्हें खत्म कैसे करें। इनके ग्रुप की एक लड़की कहती है कि मुझे लगता है एक क्लीनिंग लेडी को मारकर ही सब लोग मर सकते हैं, जैसे बीज की क्वीन को मारने से वह सारे बीज मर जाते हैं। एक लड़का कहता है मुझे ये आइडिया ज्यादा अच्छा नहीं लगा, क्या हो अगर वो सारे ज़ॉम्बीज शांत होने के बजाय और भी ज्यादा एग्रेसिव हो जाएं। तब वो लड़की कहती है
देखो, इन zombies के अंदर इमोशनल कनेक्शन तो है, जैसे हम इंसानों में होता है। अगर हम उस ओल्ड लेडी को होस्टेज भी बना लें तब भी यह ज़ॉम्बी हमें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। सबको लगता है कि ये मेथड ओल्ड लेडी को मारने वाले मेथड से ज्यादा अच्छा काम करेगा। पॉइंट अब नया यह था कि ये लोग उस लेडी को पकड़ते कैसे। तो ये लड़का कहता है, देखा नहीं था, यह ज़ॉम्बीज अपने रूटीन को फॉलो करते हुए रोज अपने काम पर जाते हैं। सुबह ये लेडी भी काम करने के लिए साइंस फैकल्टी के अंदर जरूर जाएगी और वहाँ पर जाकर हम इसे पकड़ लेंगे। ये लोग फू नाम की एक लड़की को अपना लीडर बना लेते हैं और फू उनसे कहती है कि हम साइंस फैकल्टी के एक रूम में अंदर जाकर उस लेडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि यह सब ज्यादा सेफ मेथड है। सीन कट होकर दूसरी तरफ हमें नींग को दिखाया जाता है, जो आखिर कंप्यूटर में वो यूएसबी लगाकर स्टार्ट कर चुकी थी। इसमें एक वीडियो थी जिसमें प्रोफेसर अपनी कहानी सुना रहे थे। प्रोफेसर बताते हैं कि सारी तबाही की शुरुआत हुई थी आई सॉन्ग नाम के एक प्लान से, जिसके ऊपर वो और नींग की मॉम काम कर रहे थे। नींग की मॉम दरअसल एक बहुत ही अच्छी साइंटिस्ट थी। इनके बनाए एनी सॉन्ग प्रोजेक्ट के अंदर कोई बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती है, जिसका सारा का सारा इल्जाम नींग की मॉम अपने सर ले लेती है। हालांकि गलती किसी और की थी, पर नींग की मॉम ऐसा इसलिए करी थी क्योंकि उनको नींग की मॉम और प्रोफेसर के अफेयर के बारे में पता चल गया था। गलती किसी और क्लाइंट की थी, पर नींग की मॉम ऐसा इसीलिए कर रही थी क्योंकि उस क्लाइंट को नींग की मॉम और प्रोफेसर के अफेयर के बारे में पता चल गया था। नींग की मॉम नहीं चाहती थी कि ये बात किसी को पता चले, क्योंकि उनकी पहले से एक बेटी थी और डाइवोर्स भी हो चुका था। ऐसी सोसाइटी में उनका नाम बहुत खराब होता। उस दिन वो उस रिसर्च कंपनी को छोड़ने के साथ साथ प्रोफेसर की जिंदगी से भी निकल गयी, लेकिन फिर उन्हें पता चला कि वह प्रेग्नेंट है। यह जानने के बाद उन्होंने प्रोफेसर के साथ कोई ताल्लुक नहीं रखा और अपने दोनों बच्चों को अकेला पालना शुरू किया। रिसर्च के खराब होने के जो इल्जाम उन्होंने अपने ऊपर लिए थे, उसकी वजह से किसी भी रिसर्च फैसिलिटी में उन्हें जॉब नहीं मिली। सालों ऐसे ही गुजर गए। नींग और उसका भाई नैन दोनों बड़े हो गए और फिर एक दिन प्रोफेसर रॉय उसके पास आए। उन्होंने उसे बताया कि जो कि ग्रैंडपा ने एक रिसर्च लैब बनाया है, जहाँ पर एक बहुत ही बड़ी चीज पर रिसर्च करने के लिए उन्हें नींग की मॉम की जरूरत है। नींग, जिसने काफी सालों से यह सब चीजें छोड़ दी थी, वो दोबारा इस सब में पढ़ना नहीं चाहती थी, बट प्रोफेसर रॉय उसे समझाते हैं कि यह जॉब सबके लिए सीक्रेट ही रहेगी, किसी को नहीं पता चलेगा कि नींग एक रिसर्च कंपनी में काम कर रही है। प्लस उसे बहुत सारे पैसे भी दिए जाएंगे, जिससे वो अपनी लाइफ की मुश्किलें हल कर पाएगी। नींग की मॉम भी थोड़े अरसे बाद वो जॉब एक्सेप्ट कर लेती है और इसके बाद उन्हें पता चलता है कि ये वही एनीसिंग प्रोजेक्ट था जिसे यह लोग छोड़ कर आए थे। ये प्रोजेक्ट में दरअसल इन्हें ऐसी मेडिसिन बनानी थी जो बॉडी के डेड सेल्स को दोबारा से एक्टिवेट कर सके, और ऐसे ही इस प्रोजेक्ट का इन्हें फर्दर मॉडल भी बनाना था जिसमें ये एक इंसान को ही जिंदा कर पाए। अब ये प्रोजेक्ट जो ग्रैंडपा करवा रहे थे, वो ये नहीं चाहते थे कि वो इमॉर्टल बन जाए, बस ये चाहते थे कि वो और उनकी फैमिली जितनी अमीर है, कम से कम मरने के बाद लोग उन्हें भूले मत और उनकी बॉडीज डीकम्पोज ना हो। और ये काम तभी हो सकता था जब मरने के बाद भी उनकी बॉडीज के सेल एक्टिव रहें। खैर, जो भी था, जब इनकी मॉम ने यह प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लिया था तो काम तो उन्हें करना ही था। रोज की तरह वो जब लैब में अपना काम करने के लिए आई तो उन्होंने देखा कि जो अपने बहुत सारे दोस्तों के साथ उसी लैब के अंदर पार्टी कर रहा था। अब क्योंकि ये लैब उसी के ग्रैंडपा की थी, नींग की मॉम उसे कुछ नहीं कहती, इसलिए वो अपने कपड़े चेंज करने के लिए चली गई और यहाँ से जो उस टाइम ड्रंक था अपने दोस्तों के साथ लैब के अंदर चला गया और नींग की मॉम के असिस्टेंट को हरास करने लगा। इस टाइम जो इन्होंने वैक्सीन बनाई थी, नींग की मॉम की असिस्टेंट वो एक चूहे के ऊपर इंजेक्ट करके उसका रिजल्ट देखने वाली थी, पर उस टाइम पैनिक मोमेंट में आकर अपने आप को बचाने के लिए उसने जो की गर्दन के अंदर इंजेक्ट कर दिया। उस वैक्सीन के अपनी बॉडी के अंदर इंजेक्ट होते ही जो को अपनी बॉडी के अंदर बहुत से अजीबोगरीब चेंजेस महसूस होने लगे। वो बहुत ज्यादा पैनिक हो गया और उस असिस्टेंट से पूछने लगा कि आखिर क्या तुमने मेरी बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया। वो असिस्टेंट जब घबराकर कुछ ना बोल पाई तो जो ने गुस्से में पास पड़ा एक कंटेनर उठाकर जोर जोर से उसके सर पर मारा, यहाँ तक कि वो मर गई। सैन भी इस टाइम जो के साथ ही था, जो उस टाइम जो को रोक ही रहा था, लेकिन जो रुका नहीं और इस टाइम यह सारा शोर शराबा सुनकर बिना चेंज किए नींग की मॉम यहाँ आ गई, जिन्होंने यहाँ आते ही सैन को देखा। खैर, उस लड़की को फौरन से फर्स्ट एड देने की कोशिश की गई, पर वो लड़की मर चुकी थी। अब जो की बॉडी में भी बहुत से अबनॉर्मल सिस्टम अपीयर हो रहे थे। साफ मतलब था कि जो सीरम अभी तक कंप्लीट ही नहीं हुआ था, उसी के साइड इफेक्ट उसकी बॉडी में दिख रहे थे। अब क्योंकि ये सारा प्रोजेक्ट नींग की मॉम के हाथ में था, तो इस प्रोजेक्ट की वजह से बनने वाले केस में नींग की मॉम के ऊपर ही बनता है। लैब अथॉरिटीज उन्हें एनसिंग नाम के इस प्रोजेक्ट से निकाल देती है, पर जो के
के ग्रैंडपा नींग की मॉम को हायर कर लेते हैं अपने पोते को ठीक करने के लिए, एक एंटीडोट बनवाने के लिए। नींग की मॉम के पास इस टाइम इनकार करने के लिए ऑप्शन भी नहीं था। अब वह सीरम भी नींग की मॉम ने ही बनाया था, इसलिए इनकी मॉम अपनी बॉडी के अंदर वो सीरम इंजेक्ट कर लेती है और वादा करती है कि वह जल्दी इस सीरम का एंटीडोट ढूंढेंगी, क्योंकि अब उन्हें खुद भी ठीक होना होगा। वो कहती है कि जो सिम्टम जो के अंदर आएंगे वो अब मेरे भी अंदर आएंगे और मैं इसका इलाज जरूर ढूंढ लूंगी। दिन गुजरते रहे, बहुत सी रिसर्च के बाद भी नींग की मॉम कोई भी एंटीडोट नहीं बना पाई। तो तब जो कि ग्रैंडपा नींग को प्रोफेसर के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि तुम्हें इनसे मदद लेनी चाहिए। नींग की मॉम को अपना सारा पास्ट याद आने लगता है, लेकिन अब इस टाइम इमोशनल डिसीजन लेने का टाइम नहीं था। उन्होंने प्रोफेसर से मिलने का डिसाइड किया और पहली ही मीटिंग में उन्होंने प्रोफेसर को बताया कि नींग उन्हीं का बेटा है। जिसके बाद उन्होंने प्रोफेसर को अपनी सारी मुश्किलें बताई और उन्हें एंटीडोट बनाने के लिए हेल्प करने को कहा। प्रोफेसर नींग की मॉम की मदद करने को तो मान गए, पर क्योंकि नींग की मॉम ने प्रोफेसर से एक बहुत बड़ी सच्चाई छुपाई, इसलिए वो आगे नींग की मॉम से कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहते थे। इसलिए उन्होंने नींग को इस रिसर्च का हिस्सा बनाने का फैसला किया। लेकिन वो कहते हैं कि सबको यह बात क्लियर करना चाहता हूँ कि जेलीफिश से उस एंटीडोट को बनाने का डिसीजन मेरा अपना था, नींग का उसमें कोई हाथ नहीं था। अगर उसका कोई भी साइड इफेक्ट या उसकी वजह से कोई भी बैड केस हुआ तो उसका सारा इल्जाम मुझ पे आएगा, ना कि नींग पे। वो बताते हैं कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी एंटीडोट को डायरेक्ट इंसानों पर टेस्ट करके, और उसका रिजल्ट मुझे मिल भी चुका है। लेकिन मैंने अपनी गलती को ठीक करने की कोशिश की। मैंने बैक्टीरिया फ्री जेलीफिश का सीरम इस्तेमाल करते हुए नया एंटीडोट बना लिया जो नींग की मॉम और जो दोनों का इलाज कर सकता है। ये सारी बातें सुनकर वो टूट चुकी थी और प्रोफेसर ने यह कर दिया था। गुस्से में आकर वह कंप्यूटर भी तोड़ देती है, लेकिन डैन उसे संभालता है और फिर वह फ्रीजर की तरफ जाती है, वही वाला एंटीडोट लेने के लिए जो प्रोफेसर बना कर गए थे। नींग इससे अपनी मॉम का इलाज कर सकती थी, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब उसे करना क्या चाहिए। दूसरी तरफ हमें सर्वाइवर्स के ग्रुप को दिखाया जाता है जो अपने प्लान पर काम करना शुरू कर चुके थे और ज़ॉम्बी लीडर को पकड़ने के लिए इसी नेचुरल साइंस फैकल्टी के अंदर बैठे थे। ये लोग आते ही पूरा डिपार्टमेंट में फैल जाते हैं, अपने हाथ में रेड और ग्रीन कलर का कपड़ा लिए, ताकि ये बिना बोले एक दूसरे को सिग्नल दे सके। कुछ ही देर बाद धप धप की आवाज आती है। ज़ॉम्बी लीडर यानी वो लेडी सुबह होती काम पर आ गई थी। उसके आते ही ये सब अलर्ट हो जाते हैं और उसके लिए ट्रैप बनाना शुरू कर देते हैं और सैम यहीं से कट होकर एक और मर्तबा पास्ट में जाता है। हमें वो दिन दिखाया जाता है जिस दिन वो सब लोग जिनको प्रोफेसर ने एंटीडोट से इंजेक्ट किया था वो पहली मर्तबा ज़ॉम्बी में बदले थे। उस दिन 51 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर था। इस टेम्परेचर में सबसे पहले बाहर खड़ा हुआ गार्ड चक्कर खाकर गिर जाता है और ओल्ड लेडी जिसने सबसे पहले वो सीरम इंजेक्ट करवाया था उसकी कमर पर हमें एक बहुत बड़ा सा बॉयल दिखता है जो खून से भरा हुआ था। एकदम से वो नीचे गिर जाती है और उनके कमर पर बना हुआ बॉयल फट जाता है। चारों तरफ खून ही खून फैल जाता है और उनके पूरे मुंह की नसें नीली होने लग जाती है और उनकी आंखों पर भी एक जाला सा आ जाता है और एकदम से वो एक खतरनाक ज़ॉम्बी बनकर खड़ी थी। ऐसे ही आहिस्ता आहिस्ता करके बाकी लोग भी एक मौत का दर्द सहते हुए ज़ॉम्बी में बदलने लग जाते हैं और ये सब काम सिर्फ 1 ही मिनट में होता है। पहले ट्रांसफॉर्म हुए चंद ज़ॉम्बीज जल्दी से अपने इर्द गिर्द मौजूद बाकी इंसानों पर हमला करने लगते हैं और ऐसे ही ये ज़ॉम्बीज कुछ ही देर में फैलते फैलते इतना फैल जाते हैं कि पूरी यूनिवर्सिटी में इंसानों से ज्यादा ज़ॉम्बीज नजर आने लगते हैं और पूरी यूनिवर्सिटी के अंदर हंगामा मच जाता है। दोबारा प्रेजेंट में आते ही हम देखते हैं कि वो क्लीनिंग लेडी दोबारा ऊपर लैब की तरफ जा रही थी। तो यहाँ से नींग और डैन भी लैब से निकल रहे थे। नींग याद करती है कि लास्ट टाइम भी बिल्कुल इसी तरह नींग और उस ओल्ड लेडी का इंटरेक्शन हुआ था। उसे लगता है कि उसे ज़ॉम्बी से बात करनी चाहिए, क्या पता ज़ॉम्बी को वो याद हो, लेकिन ये ज़ॉम्बी खाली आंखों के साथ ही उसे देख रही थी। यहाँ बाकी लोग जब देखते हैं कि वो ओल्ड लेडी आगे नहीं बढ़ रही और इनका प्लान पूरा नहीं हो रहा तो नैन जल्दी से शोर करने लग जाता है ताकि ओल्ड लेडी इनके ट्रैप में आकर फंसे और अपने भाई की आवाजें सुनकर नींग फौरन से अलर्ट हो जाती है और अपने भाई के पास भागती है। इससे पहले कि नींग अपने भाई के पास पहुंचती, जिस रूम के अंदर इन्होंने एक ट्रैप बनाया हुआ था, उस ट्रैप के अंदर फंसकर वो ज़ॉम्बी गिर जाती है और ये लोग जल्दी से उस ज़ॉम्बी को पांव से पकड़े हुए कमरे के अंदर खींच लाते हैं। डैन जब देखता है कि इन्होंने एक ज़ॉम्बी को पकड़ लिया है तो वो आगे जाकर जल्दी से ज़ॉम्बी के मुंह पर एक कुशन रखते हुए 3-4 गोलियां उसके सर में मार देता है और ये ज़ॉम्बी मर जाती है। उसे मरता देखते ही पूरा ग्रुप अफसोस में बैठ जाता है। पूरी रात इन्होंने प्लानिंग की थी ज़ॉम्बी को जिंदा पकड़ने के लिए और डैन ने पूरा प्लान पर पानी फेर दिया। अचानक उसे मारकर अब सीन कट होकर हमें फाइनली प्रोफेसर को दिखाया जाता है जो इस टाइम नींग की मॉम के पास थे और उन्होंने नींग की मॉम को वो एंटीडोट भी इंजेक्ट कर दिया जो उन्होंने बनाया था। इससे पहले कि नींग की मॉम पर ये एंटीडोट असर कर
रिकवर था, नींग की मॉम को लेने के लिए जो के डैड और बाकी लोग आते हैं। उन्हें एक सीक्रेट फैसिलिटी की तरफ ले जाने लगे। रास्ते में प्रोफेसर देखते हैं कि गवर्नमेंट उनकी यूनिवर्सिटी को जला रही थी और ये देखकर उन्हें दुख हो रहा था, क्योंकि ये सब उनकी वजह से हुआ था और उनकी वजह से पता नहीं कितने ही 100 लोग अब मारे जा रहे थे। यहाँ लैब के अंदर आते ही सबसे पहले जो के डैड डायरेक्ट प्रोफेसर के ऊपर काफी गुस्सा होते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि प्रोफेसर ने सही में रिसर्च नहीं की। लेकिन फिर नींग की मॉम के टेस्ट होते हैं और उन्हें पता चलता है कि नींग की मॉम बहुत तेजी से रिकवर कर रही हैं। यह देखते ही जो के डैड से रहा नहीं जाता और वो फौरन इस एंटीडोट को अपने बेटे को लगाने को कहते हैं। पर प्रोफेसर बताते हैं कि मैंने इस एंटीडोट को सिर्फ 2 ही ट्यूब बनाए थे, जिसमें से एक वो इनकी मॉम को इंजेक्ट कर चुके हैं और दूसरा यूनिवर्सिटी के अंदर है। यहाँ पर प्रोफेसर उस आदमी को कहते हैं, आपको पता है यूनिवर्सिटी के अंदर जो ज़ॉम्बीज आउटब्रेक हुआ है वह आपकी वजह से हुआ है, आपके लिए करने वाले एक्सपेरिमेंट्स का नतीजा है। प्रोफेसर इस टाइम बहुत ज्यादा दुखी थे, लेकिन सामने वाला आदमी तो बिल्कुल इमोशनलेस था। बस जाते जाते वो प्रोफेसर से ये कहकर जाता है कि जब तक लोगों को यह सच्चाई नहीं पता कि ज़ॉम्बीज आउटब्रेक हमारी किसी एक्सपेरिमेंट का नतीजा है, तब तक हम सेफ हैं। फिलहाल इस आदमी को बस वह एंटीडोट चाहिए था जो लैब के अंदर था, इसलिए वह फौरन प्रोफेसर को अपने हेलीकॉप्टर के जरिए यूनिवर्सिटी के लिए भेज देता है और प्रोफेसर भी यह शर्त रखते हैं कि वो आते हुए 2 इंसानों को लेकर आएंगे और उसकी यह शर्त भी मान ली जाती है। यूनिवर्सिटी के अंदर दिखाया जाता है कि अब ये सब लोग सोच रहे थे कि आखिर ये लोग बचकर बाहर निकलेंगे कैसे और ज़ॉम्बीज से लड़ेंगे कैसे। तब वो लड़की जो पहले से ही ज़ॉम्बी के सारे बिहेवियर को नोट करके इन्हें गाइड कर रही थी, वो बताती है कि देखो एक और ज़ॉम्बी बाहरी दरवाजे पर नॉक कर रहा है, जरूर ये सेकेंड जनरेशन होगी जिसे डायरेक्ट उस ओल्ड लेडी ने ज़ॉम्बी बनाया होगा और हम उसके जरिए भी डायरेक्ट ज़ॉम्बीज को कंट्रोल कर सकते हैं। सारी बातें समझने के बाद नींग एक जज्बाती फैसला करती है कि नींग अपने आप को डायरेक्ट उस ओल्ड लेडी से इन्फेक्ट कराएगी, उसका ब्लड अपनी बॉडी में इंजेक्ट करते हुए, और ऐसा उसके जरिए ये लोग बाकी ज़ॉम्बीज को कंट्रोल कर लेंगे। डैन उसे कहता है पागल हो गई हो, कोई इमोशनल डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है, पर उसकी बातें सुने बगैर इंजेक्शन में उस ओल्ड लेडी का ब्लड भर लेती है और डैन उसे कहता है तुम भी बिल्कुल अपनी मॉम की तरह ही हो, प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के बजाय बस प्रॉब्लम से भाग रही हो। नींग अभी भी डैन की बात नहीं सुनना चाहती थी, इसीलिए डैन ने गन निकालकर उसके भाई के ऊपर तान दी। नींग कहती है मैं जानती हूँ तुम उसे भी शूट नहीं करोगे। इसकी इन्हीं बातों के दौरान एकदम से बाहर का दरवाजा टूटता है और बहुत सारे ज़ॉम्बीज इनके ऊपर हमला करने के लिए आ जाते हैं। यह सारे स्टूडेंट थे, इतने सारे ज़ॉम्बीज से बचकर निकलना भी आसान नहीं था, लड़ना तो दूर की बात है, ये लोग इनसे बचने के लिए ऊपर की तरफ भागने लग जाते हैं और डैन जानबूझकर पीछे की तरफ रहता है क्योंकि उसके आसपास एक वेपन और एक गन थी और वह पहले भी काफी सारे ज़ॉम्बीज से लड़ चुका था। बाकी सब लोगों को बचाने के लिए वह अपनी जान की कुर्बानी दे रहा था और किसी को परवाह भी नहीं थी। फाइनली ये लोग ऊपर भी पहुंच जाते हैं और स्टेयर्स का डोर पूरी ताकत से बंद करने की कोशिश करते हैं ताकि ज़ॉम्बीज इन तक ना पहुंच पाए। और इसी सारी स्ट्रगल के अंदर इन्हें हेलीकॉप्टर की आवाजें सुनाई देती हैं, जिस हेलीकॉप्टर में प्रोफेसर यहाँ आ रहे थे। प्रोफेसर को देखते ही नींग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और इनको सीरम की ट्यूब दिखाते हुए हिलाने लग जाती है। प्रोफेसर भी सीरम को देखकर चैन की सांस लेते हैं कि कम से कम उन्हें सीरम लेने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, कि फौरन वो हेलीकॉप्टर को नीचे उतारने को कहते हैं। हेलीकॉप्टर के नीचे आते ही नींग और उसके साथ 2 लड़कियां हेलीकॉप्टर की तरफ जाती हैं। प्रोफेसर के साथ आए गार्ड्स नींग को उठाकर हेलीकॉप्टर के अंदर कर देते हैं और बाकी लड़कियों को दूर फेंक देते हैं। ये देखकर नींग शॉक हो जाती है कि ये लोग भी सभी लोगों को रेस्क्यू करने नहीं आए। इसके बाद प्रोफेसर जोर जोर से नैन को आवाज देने लग जाता है। वो जब देखता है कि हेलीकॉप्टर नैन की जान बचाने आया है, वो नैन से कहता है कि किसी की मत सुनो, ये इमोशनल फैसला लेने का टाइम नहीं है, तुम अपनी जान बचाओ और जाओ यहाँ से। बहुत कुछ सोचते हुए नैन कुछ कदम आगे बढ़ाता ही है, पर उसके दिल में ये बात आ जाती है कि वो कहीं अपने दोस्तों को धोखा तो नहीं दे रहा, जो यहाँ इन ज़ॉम्बीज से लड़ने के लिए और मरने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर पे चढ़ने का उसका दिल नहीं मानता, हालांकि नींग उसे लगातार आवाजें दे रही थी। हम देखते हैं वह लड़की जो हमेशा से नींग और नैन से जेलस थी, वो जब देखती है कि प्रोफेसर इन दोनों को सिर्फ बचाने के लिए आए हैं तो उसके अंदर गुस्सा भर जाता है। इस टाइम उसके हाथ में वो ज़ॉम्बीज ब्लड की सिरिंज होती है। वो आगे बढ़कर नैन के गले में वो सिरिंज इंजेक्ट कर देती है और उसे भी इन्फेक्ट कर देती है ज़ॉम्बी वायरस से। यह देखकर नींग पूरी तरह टूट जाती है और प्रोफेसर हेलीकॉप्टर लेकर यहाँ से चले जाते हैं। पीछे से बाकी लोगों ने फाइनली ऊपर के दरवाजे को बंद कर दिया था। यहाँ से अब ज़ॉम्बीज इनका पीछा नहीं कर सकते थे। खैर सीन कट होकर हमें 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। हमें दिखाया जाता है कि जो काफी हद तक रिकवर कर गया था पर अभी तक होश में नहीं आया था, और यही हुआ था नींग के मॉम के साथ भी। इनकी
इनकी बातों के दौरान ही एकदम से इनकी मॉम को होश आ जाता है और हम उनकी एक आंख को पहले से बड़ा हुआ और नीला हुआ देखते हैं, जिसका मतलब था कि जो एंटीडोट अभी भी उनके अंदर इंजेक्ट किया गया था कहीं ना कहीं उसने भी साइड इफेक्ट दिखाया था। जबकि हमें महीनों बाद यूनिवर्सिटी का भी सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इस टाइम नैन रस्सियों से बांधा हुआ दिखाया जाता है। वो सेकंड जनरेशन वाले ज़ॉम्बी में बदल गया था और इसी के जरिए इन लोगों ने बाकी सब ज़ॉम्बीज को मैनिपुलेट करके अपने आप को बचा लिया था। और ऐसे ही नैन और यहाँ मौजूद सभी ज़ॉम्बीज को दिखाते हुए सीरीज इधर ही खत्म हो जाती है।